सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस ज्योग्राफी आंसर राइटिंग सीरीज़। और अगर आपने पहले 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर देखिए, बाद में इस लेक्चर पे आइए। और इसमें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो कल से आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है, ये उसी का कंटिन्यूएशन रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल जंप टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, its mining industry contributes much less to GDP in percentage। ओके, तो पूछ रहा है कि गोंडवाना जो ब्रेक डाउन हुआ था पैंजिया का, तो उसमें जो गोंडवाना लैंड था, तो इंडिया उसी का पार्ट है। तो क्यों इतना सारा मिनरल्स माइनिंग होके भी अपना जीडीपी क्यों कम है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन का डिमांड। तो इसमें सबसे पहले तो अपने को इसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं अपन? जैसे गोंडवाना गोंडवाना के रिलेटेड ही आप इंट्रोडक्शन पहले तो ले सकते हैं, या फिर आपके हिसाब से जो माइनिंग का जो परसेंटेज है और माइनिंग का जो जैसे छोटा नागपुर प्लेटू, ये जो एरिया है, यहाँ से भी आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने लिया है गोंडवाना लैंड से। तो प्री कैम्ब्रियन रॉक, गोंडवाना सेडिमेंट्री बेसिन, डेक्कन ट्रैप्स, हाई मिनरल डाइवर्सिटी है इसमें। डिस्पाइट मिनरल वेल्थ, माइनिंग जीडीपी शेयर लेस दैन 3%, अनलाइक ऑस्ट्रेलिया जो कि 7% और अफ्रीका का जो कि 8% कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें क्या है फिर? लो जीडीपी होने के कारण क्या है? तो हम डायमेंशन और उसका एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जाएंगे। तो जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या है? इंडिया का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि कौन से मिनरल्स कहाँ है कॉन्सेंट्रेटेड इन लिमिटेड बेल्ट, जैसे सिंहभूम छत्तीसगढ़ का बेलारी। अनइवन रीजनल स्प्रेड, मेनी डिपॉजिट आर लो ग्रेड, जैसे कि कोल का हमारे यहाँ पे ज़्यादा तो बेटुमिनस ही मिलता है, जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में नहीं यूज़ होगा। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, जैसे कि शैलो डेप्थ, ओपन कास्ट माइनिंग डोमिनेट करती है हमारे यहाँ पे। डीप सीटेड मिनरल्स अनएक्सप्लोर्ड ही है, जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स, गोल्ड। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक क्या है? पुअर रेल कनेक्टिविटी है, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो कि कॉम्पिटिटिवनेस को रिड्यूस करता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज, वो क्या है कि ट्राइबल को डिस्प्लेस करना पड़ता है, लैंड के कॉन्फ्लिक्ट है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव है। और अब जो नॉर्म्स आ रहा है गवर्नमेंट के इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्टर नॉर्म्स आ रहा है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेट्स जीडीपी, माइनिंग हैज़ हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बट लो वैल्यू एडिशन। उसके बाद है इम्पोर्ट डिपेंडेंस, हाई इम्पोर्ट्स, हाई ग्रेड कुकिंग कोल, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बिटुमिन। और ये एंथ्रासाइड जो कोल रहता है, जो अपनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वहाँ वो हमारे यहाँ पे लो है, मतलब बहुत ही रेयर है, जो कि झारखंड के बेल्ट में मिलता है। बाकी यूरेनियम डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज़ लिमिटेड। ओके, उसके बाद आते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? मैप दिखा सकते हैं इंडिया का, जैसे कि कहाँ कहाँ पे क्या मिलता है, जैसे कि झरिया, रानीगंज, ये सिंगरौली जो कि झारखंड ये बेल्ट है कोल का। फिर आयरन ओर कहाँ पे मिलता है, उड़ीसा। इंडिया का मैप दिखा के आप दिखा सकते हैं इसमें। उसके बाद आते हैं, फिर अपन क्या कर सकते हैं इसमें? तो मॉडर्न एक्सप्लोरेशन टेक यूज़ कीजिए, जो कि सिस्मिक मैपिंग करेगा और सैटेलाइट इमेजिंग निकालेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और रिफॉर्म्स को ऐड कीजिए ऑक्शनिंग के थ्रू और एमएमडीआर अमेंडमेंट्स के थ्रू। सस्टेनेबल माइनिंग कीजिए, जिससे रिहैबिलिटेशन और ग्रीन माइनिंग। ओके, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को ये कीजिए। और कंक्लूजन में क्या आएगा इसमें आपने? तो इंडियाज गोंडवाना लैंड हेरिटेज गिव्स इट्स मिनरल डाइवर्सिटी, बट द जीडीपी contribution remains low due to policy bottleneck, uneven distribution, tech gaps, and environmental constraints। ओके, तो ये क्या करता है? अनलॉक करता है किसको? डीप सीटेड रिसोर्सेज सस्टेनेबली कुड ट्रांसफॉर्म माइनिंग इनटू ग्रोथ इंजन एंड एम्प्लॉयमेंट ड्राइवर। तो इसका भी मैंने 150 वर्ड्स का क्रिस्प आंसर आपको दे दिया है, यू कैन गो थ्रू इट। उसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, इसको हाईलाइट करना रह गया, विल डू हाईलाइट हियर। Account for the present location of iron and steel industry away from the source of raw material by giving example।
अभी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, पहले क्या होता था, आयरन एंड जैसे टाटा स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या रहते थे, जहाँ पे आयरन और बेल्ट मिलते हैं वहीं पे रहते थे, क्योंकि इनका लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था। तो प्रिवेंट द लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये अपन जो रॉ मटेरियल जहाँ पे मिलता था वहीं पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रहती थी। पर अभी क्या हो गया है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ क्या हो रहे हैं, अवे फ्रॉम रॉ सोर्स मटेरियल। तो ये क्यों हो रहा है, ये अपन देखेंगे इसमें। ट्रेडिशनली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वेयर रॉ मटेरियल ओरिएंटेड थी, ओके, ड्यू टू बल्की इनपुट्स। टुडे लोकेशन डिपेंड्स ऑन मार्केट, इंफ्रा, लॉजिस्टिक एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। तो उसके बाद रीज़न देखते हैं अपन शिफ्ट के लिए, क्या है रीज़न, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, ये तो पहला रीज़न आ जाएगा। उसके बाद क्या है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग फ्लेक्सिबिलिटी, इजी इंपोर्ट ऑफ कुकिंग कोल, स्क्रैप स्टील एंड रॉ मटेरियल नो लॉन्गर लोकेशन लॉक्ड। जैसे कि जेएसवी स्टील है, विजयनगरा कर्नाटका का जो है, वो इंपोर्ट करता है कोल वाया गोवा पोर्ट्स। उसके बाद है एनर्जी सोर्स डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल रिप्लेसिंग कोल, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन कोल फील्ड, जैसे ईसा स्टील, हजीरा नियर गैस टर्मिनल्स। मार्केट ओरिएंटेशन, प्रॉक्सिमिटी टू अर्बन इंडस्ट्रियल मार्केट रिड्यूसेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ओके, पहले तो अपने को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता था वहाँ पे, तो अगर मार्केट के पास है तो वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका कॉस्ट कम लगेगा, जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर नियर ऑटो इंजीनियरिंग हब्स। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, प्लांट सेटअप इन कोस्टल और सीएसईजी जोन्स रीजन्स विथ इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक, जैसे कि काली गंगा कलिंगा नगर स्टील प्लांट, ओडिशा इंडस्ट्रियल क्लस्टर। उसके बाद है, इसमें भी आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया का जो मैप है ये आप यहाँ पे ड्रॉ करके, सॉरी इफ इट इज़ नॉट दैट मच गुड। ओके, एंड इट जस्ट फॉर यू टीचिंग पर्पस। तो यहाँ पे जो ये है, ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मिनरल्स है वो आप दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आते हैं अपन कंक्लूजन पे। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेशन लॉजिस्टिक हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल डिपेंडेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ग्लोबल ट्रेड ओरिएंटेशन, कोस्टल प्लांट्स, special economic zone based units and mini mills amplify a network global supply chain rather than purely resource based clustering। ओके, इसका भी मैंने 150 वर्ड्स में आंसर दिया है। उसके बाद जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डिस्कस द फैक्टर फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इसमें क्या पूछा है, जो एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उनको जो प्रोसेसिंग करता है वो इंडस्ट्री नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, तो इसके लोकेशन के फैक्टर्स पूछा है। तो ये क्या है, आते हैं इंट्रोडक्शन। नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज़ अ ग्रीन रिवोल्यूशन हर्ड लैंड, ओके, इवॉल्विंग इनटू फूड प्रोसेसिंग हब। जैसे कि पहले ग्रीन रिवोल्यूशन कहाँ आया था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी कि पंजाब हरियाणा ये वाला रीजन। तो ये क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन का हर्ड लैंड है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक्ट एज लिंक बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आप आपके हिसाब से भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। तो लोकेशन की फैक्टर क्या है, अब देखेंगे फैक्टर और उसका एग्जाम्पल। जैसे एग्रो क्लाइमेटिक एडवांटेज, मतलब फर्टाइल एलुवियल सॉइल, जैसे कि इस बेल्ट में वहाँ पे रिवर जो हिमालय से ड्रेन होती है, गंगा यमुना और बहुत सारी जो कि जाती है उस एरिया से, वहाँ पे उसका जो एलुवियल साइल है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। इरिगेशन फ्रॉम इंडस बेसिन, हाई यील्ड ऑफ व्हीट, पैडी, शुगर केन, फ्रूट, वेजिटेबल, ये कहाँ पे होता है, पंजाब हरियाणा व्हीट मालवा रीजन। उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन लीगेसी, हाई मैकेनाइजेशन, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, कंसिस्टेंट रॉ मटेरियल सप्लाई, ये कहाँ पे है, पंजाब हरियाणा राइस एंड व्हीट प्रोसेसिंग यूनिट। फिर प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, मतलब ड्रेन्स अर्बन पॉपुलेशन, कहाँ पे, दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, लुधियाना, क्रिएट्स अ लार्ज डिमांड फॉर दिस पैकेज्ड फूड बेकरी नियर हब्स एनसीआर। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एन एच कॉरिडोर, कोल्ड चेन, रिफर ट्रांसपोर्ट, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर्स, जे की है कुंडली मनेसार पलवल एक्सप्रेसवे।
उसके बाद है इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड मंडीज, एमएसपी प्रोक्योरमेंट, एपीएमसीज, मेगा फूड पार्क्स, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर जैसे कि लुधियाना करनाल में है, डेयरी एंड लाइव स्टॉक बेस, अमूल स्टाइल कोऑपरेटिव्स, हाई मिल्क आउटपुट फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब, जैसे कि एग्जांपल क्या आएगा इसका, मदर डेयरी एंड वेरका डेयरी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, एक्स प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट्स वाया मुद्रा, कांडला, ड्राई पोर्ट्स इन लुधियाना। तो इससे क्या होगा, जो प्रोसेस्ड फूड है यानी कि जो राइस है और प्रोसेस्ड फूड है बाकी का, उसको एक्सपोर्ट करने में अगर पोर्ट के नियर रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इजीली एक्सपोर्ट कर पाएगा, जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी कम लगेगा। फिर लेबर एंड इंटरप्रीनियरशिप, माइग्रेशन फ्रॉम यूपी बिहार, लो कॉस्ट लेबर अवेलेबल हो जाते हैं इससे। उसके बाद इसका भी आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि पंजाब हरियाणा में दिखा सकते हैं आप ज़्यादा। एक मिनट, आई ड्रॉ अ मैप हियर। सॉरी, दिस इज नॉट राइट। ओके, तो यहाँ पे जो है पंजाब हरियाणा का ये बेल्ट आप दिखा सकते हैं। फिर वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट है यहाँ का वो दिखा सकते हैं आप। फिर मेगा फूड पार्क, डेयरी हब, ये सब आप दिखा सकते हैं ऐसे इसमें। तो इसमें कंक्लूजन क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एग्रो प्रोसेसिंग हब्स आर ड्रिवन बाय ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर, रोबस्ट लॉजिस्टिक एंड सपोर्टिव पॉलिसी, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, स्ट्रैटेजिक एक्सपांशन ऑफ कोल्ड चेन, जिसमें कैसा होगा, कोल्ड चेन से उसका रिजर्व करना अच्छे से होगा, फूड पार्क्स, फिर एक्सपोर्ट कैन मेक दिस रीजन इंडियाज ग्लोबल फूड बास्केट। ओके, तो उसके बाद इसका भी मैंने 150 वर्ड्स में क्रिस्प आंसर दे दिया है, यू कैन गो थ्रू इट। उसके बाद क्या है, इसे भी हाईलाइट करना रह गया है, वो विल डू हाईलाइट नाउ। तो क्वेश्चन क्या है अगला, कैन द स्ट्रैटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कैन अ स्ट्रैटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जिस रीजन में जो रिसोर्स मिलता है तो वहाँ पे उसी का मैन्युफैक्चरिंग, उससे जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करना क्या प्रमोट करेगा, किसको, एम्प्लॉयमेंट को। Okay, so we will go through the answer. Resource based manufacturing means industries that derive their raw material from locally available natural and agricultural, जहाँ पे जो मिलता है वहीं पे इस इंडस्ट्री का रहना। India's regional diversities resources offers a strong foundation for decentralized industrialization and employment generation. उसके बाद रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कैसे एम्प्लॉयमेंट को इम्पैक्ट करेगा, फिर एग्रीकल्चर में कैसे करेगा। तो रिसोर्स मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल क्या है, एग्रीकल्चर से क्या क्या मिल सकता है, तो मिल सकता है एग्रो प्रोसेसिंग, शुगर, डेयरी, फ्रूट, वेजिटेबल प्रोसेसिंग। फिर एम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट क्या रहेगा, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फिर सीजनल जो फ्रूट्स रहते हैं उसका कल्टीवेशन, फिर उसका हार्वेस्टिंग, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट लगेगा। फिर वुमन एम्प्लॉयमेंट तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा ही है, जैसे एग्जांपल क्या आएगा, अमूल डेयरी गुजरात, मेगा फूड पार्क। फिर मिनरल्स एंड मेटल्स, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, स्टोन कार्विंग, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों भी लेबरर्स को यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। फिर ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट भी होगा, जैसे छत्तीसगढ़ का स्टील एंड स्पॉन्ज आयरन यूनिट है। उसके बाद एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि बाम्बू, हर्बल प्रोडक्ट, पेपर, ये क्या है, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस है। तो ट्राइबल और आर्टिसनल लाइवलीहुड में ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ओके, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम, कॉटन, सिल्क, वूल बेस्ड, इसमें कॉटन इंडस्ट्रीज को बूस्ट करेगा, वुमन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जैसे कि वाराणसी सिल्क, भूज हैंडीक्राफ्ट। उसके बाद है मराइन रिसोर्सेज, जैसे फिशरी, सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोस्टल एम्प्लॉयमेंट को ये जनरेट करेगा, जैसे कि कोची सी फूड एक्सपोर्ट हब है। इसके बाद कंक्लूजन में आते हैं अपन, वे फॉरवर्ड क्या रहेगा इसका, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट कीजिए, जैसे कि टेक्सटाइल पार्क, बाम्बू मिशंस, स्किल ट्रेनिंग कीजिए, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, जैसे टेक्निकल इन्फ्यूजन है। ये अगर करेंगे तो स्किल्ड लेबर तैयार हो जाएंगे और वो उनका पोटेंशियल स्किल्स में डेवलप करके वो एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। यहाँ पे लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन एक्सपांशन कीजिए, फिर एफडीआई कोऑपरेटिव मॉडल्स टू एम्पावर द लोकल प्रोड्यूसर्स। उसके बाद कंक्लूजन में क्या आएगा, रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इज वायबल स्ट्रैटेजी
फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्पेशली इन रूरल एंड ट्राइबल रीजन, क्योंकि रूरल और ट्राइबल रीजन जो है वहाँ पे ही ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जैसे कि माइनिंग एरिया और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट ये यहाँ पे मिलेगा. विच विथ पॉलिसी सपोर्ट एंड इनोवेशन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इट्स रिसोर्स वेल्थ इनटू इंक्लूसिव जॉब लेड ग्रोथ ब्रिजिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज. तो ये इसका भी मैंने 150 वर्ड में एक क्रिस्प आंसर आपको दे दिया है. फिर अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं जो कि है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया. ओके, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस पूछ रहा है किसका, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का, कहाँ पे, इंडिया में. ओके, आइडेंटिफाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड एक्सप्लेन देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिग्निफिकेंस देना है उसका. उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई करना है. और तीसरा क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स. ये ऐसे आपको हर क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा जिससे कि आप ज़्यादा पॉइंट एग्जाम में जनरेट कर पाएंगे. तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स क्या है, प्लान्ड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क लिंकिंग इंडस्ट्रियल नोड्स ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया, पीएम गति शक्ति एंड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, आते हैं अपने पहले पॉइंट पे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. अब सिग्निफिकेंस अपन देखेंगे डायमेंशन वाइज इसका क्या कंट्रीब्यूशन है. इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, कैसे स्टिमुलेट रीजनल डेवलपमेंट, बूस्ट जीडीपी वाया मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक. उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट डायरेक्ट जॉब इन द इंडस्ट्री एंड इनडायरेक्ट जॉब इन सर्विसेज. फिर अर्बनाइजेशन, डेवलप स्मार्ट सिटीज, प्लान टाउनशिप जैसे ढोलेरा. ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट वाया फ्रेट कॉरिडोर पोर्ट्स. फिर क्या है, रीजनल इक्विटी, वो बैलेंस करता है डेवलपमेंट बियॉन्ड मेट्रोज, ईस्टर्न इंडिया फोकस. ओके, एफडीआई एंड एक्सपोर्ट, तो इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल हब अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेंथन एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन प्रोडक्शन. तो उसके बाद आते हैं अपन कहाँ पे, तो मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं आप. जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये क्या है, स्ट्रेच इसका 1500 किलोमीटर से, और किन स्टेट को ये करता है, दिल्ली हरियाणा राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र. उसके बाद है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये 1800 किलोमीटर अलॉन्ग ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है जो कि पंजाब हरियाणा यूपी बिहार को क्रॉस करता है. फिर ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये करता है वाइजैक चेन्नई कन्याकुमारी तक, मतलब इधर से आएगा ये इतना. फिर उसके बाद है बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेंगलुरु ये यहाँ से, मतलब बेंगलुरु उसके ऊपर मुंबई, तो ये बेंगलुरु और मुंबई कॉरिडोर आएगा. फिर उसके बाद है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. ये आप ऐसा हर एक क्वेश्चन में मैप डाल सकते हैं. तो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी एक तो हो जाता है, मतलब हाईवेज रेलवेज एयरपोर्ट और पोर्ट्स का इंटीग्रेशन करके ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करता है. फिर उसके बाद है क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल टाउनशिप विद प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैं आगे चल के आपको समझा दूंगी. फिर स्मार्ट सिटीज़ इंटीग्रेशन, धोलेरा एसआईआर औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी. उसके बाद है ट्रिपल पी मॉडल एंड एफडीआई, हेवी प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन. उसके बाद आते हैं अपन कंक्लूजन पे. तो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस इंडस्ट्रियल, ये जो इंडस्ट्रियल इसने जीडीपी में हेल्प किया है और एक्सपोर्ट में भी अपना जीडीपी को एनहांस किया है. आप आपके हिसाब से दे सकते हैं. यहाँ पे मैंने मेरे हिसाब से क्या दिया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर ग्रोथ पोल्स, ओके, दैट इंटीग्रेट्स, क्या इंटीग्रेट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट, बूस्टिंग एक्सपोर्ट एंड प्रमोटिंग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. क्या करता है ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जैसे कि ग्रोथ पोल है जो क्या करता है, किसके इंटीग्रेट करके, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक को डिक्रीज करके क्या करता है, बूस्ट एक्सपोर्ट बूस्ट करेगा, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ बूस्ट करेगा और डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा. इफेक्टिव एग्जीक्यूशन विद सस्टेनेबिलिटी एंड स्किल ट्रेनिंग इज वाइटल टू रियलाइज इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. तो इसका भी मैंने एक 150 वर्ड्स में क्रिस्प आंसर दे दिया है, यू कैन गो थ्रू इट. उसके बाद का क्वेश्चन आते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज
are not necessarily located nearer to crude oil producing area, particularly in many of the developing countries. Okay, क्या बोल रहा है? पेट्रोलियम रिफाइनरीज नॉट नेसेसरी लोकेटेड नियरर टू क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, मतलब जहाँ पे क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है वहाँ पे ही रिफाइनरी नहीं रहते, पर्टिकुलरली मेनली इन मेनी डेवलपिंग कंट्री, जो कि इंडिया है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा इंट्रोडक्शन में? पेट्रोलियम रिफाइनरीज क्या करता है? सबसे पहले तो ये क्या करता है, क्रूड ऑयल को यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, जैसे कि डीजल, एलपीजी, पेट्रोकेमिकल्स। अनलाइक स्टील एंड सीमेंट, रिफाइनरीज आर मार्केट ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, rather than resource oriented, especially in developing nation where oil demand is coastal and urban centric. ओके, एग्जाम्पल इंडिया में क्या है? मेजर रिफाइनरीज इन जामनगर, पारादीप, वाइजैक, चेन्नई। क्रूड इज लार्जली इम्पोर्टेड, नॉट लोकली एक्सट्रैक्टेड। इसके बाद इसके बॉडी में क्या आएगा? रीजंस क्या है अवे रहने के? ओके, तो उसमें फर्स्ट है इम्पोर्ट डिपेंडेंस, ज़्यादा से ज़्यादा तो इम्पोर्ट है। हालांकि अपने को कॉन्टिनेंट के अंदर ज़्यादा, क्योंकि लोगों का लोग स्थायिक वहाँ पे रहते हैं, फिर भी इसका जो इम्पोर्ट है वो पोर्ट से ही आएगा, तो इसलिए इम्पोर्ट डिपेंडेंस ज़्यादा है। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया, जापान इम्पोर्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरीज बिल्ट नियर द पोर्ट्स फॉर इजी क्रूड ऑयल हैंडलिंग। अगर अंदर लाएंगे तो उसका हैंडलिंग के लिए लॉजिस्टिक ज़्यादा रहेगा, फिर वो ड्रेन भी हो सकता है, फिर वो मतलब कुछ भी होने का थोड़ा ये रहता है यहाँ पे। तो इसलिए वो अगर पोर्ट्स की नियर ही वो रिफाइनरीज अगर अपन ने बिल्ड कर लिया तो इट विल बी इजी फॉर देम टू हैंडलिंग। उसके बाद है मार्केट प्रॉक्सिमिटी, पेट्रोलियम डिमांड इज हाई इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट, रिफाइनिंग क्लोज टू द कंजम्पशन रिड्यूसेस द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ बल्की प्रोडक्ट्स। उसके बाद है इंफ्रा एंड एक्सपोर्ट, कोस्टल रिफाइनरीज लाइक जामनगर, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरीज है ये जामनगर में, बिल्ट नियर डीप वाटर पोर्ट्स फॉर ग्लोबल एक्सपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मेगा रिफाइनरीज आर इंटीग्रेटेड हब, easier to set up near the industrial corridor than remote oil fields. उसके बाद क्या है? इसका क्या है? environmental and coastal and land constraints, coastal and industrial zone preferred over ecologically sensitive oil producing region, that is Assam. फिर pipeline and logistics, cheaper to transport crude via pipelines, refined products are more expensive to move. उसके बाद है स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी जो कंसर्न्स रहते हैं। फिर इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? हालांकि इम्पैक्ट हर चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी रहते हैं। तो इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट होता है? बूस्ट पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट का डेवलपमेंट बूस्ट करेगा। फिर रीजनल डिस्पैरिटीज़ क्या रहेंगे? ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जैसे कि आसाम, राजस्थान सी लेस इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स, वैल्यू एडिशन शिफ्ट टू इंडस्ट्रियल एंड कोस्टल, क्योंकि यहाँ से इनको वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे उनका डेवलपमेंट होगा, तो ये क्या करेगा? इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स इनको कम रहेगा। फिर ट्रेड पैटर्न, स्ट्रेंथन इंडियाज रोल इन रिफाइनिंग हब। फिर एनर्जी सिक्योरिटी, पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी हेल्प मेंटेन स्ट्रैटेजिक रिजर्व, ईजियर ग्लोबल क्रूड रिसोर्सिंग। उसके बाद इन्वायरमेंटल, पोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड नियर कोस्ट अर्बन एरियाज नॉट ऑयल फील्ड्स, रिस्क ऑफ ऑयल स्पिल इज मराइटिम जोन्स। इसमें क्या होगा कि जो अगर ऑयल स्पिल हो गया तो वहाँ का जो मरीन इकोसिस्टम है उसमें बहुत ही डेंजरस अफेक्ट हो सकता है, वहाँ पे फिश का डेथ हो सकता है। और अगर ज़्यादा टाइम तक ये जोन में ऑयल स्पिल रहा, अगर उसको अच्छे से क्लियर ना किया गया तो इट कैन हार्शली डैमेज द मरीन कोस्टल इकोसिस्टम। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर और बूस्ट, encourages pipeline, highway and petrochemical clusters। तो इसमें भी आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में क्या रख सकते हैं अपन? पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन डेवलपिंग नेशंस इन मार्केट एंड ट्रेड ओरिएंटेड, नॉट रिसोर्स ओरिएंटेड, क्योंकि हम तो पूरा इम्पोर्ट ही करते हैं इसका, तो रिसोर्स तो है ही नहीं, तो अपने को मार्केट ओरिएंटेड ही रहना पड़ेगा। दिस रिफ्लेक्ट ग्लोबलाइजेशन, इम्पोर्ट डिपेंडेंस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्ट्रैटेजिक नीड्स rather than just raw material proximity. While it strengthens India's refining hub status, it also deepens the regional imbalances and environmental challenges, damaging equitable investment in producing state. इन्वायरमेंटल डैमेज जो मैंने आपको बताया कि मरीन ऑयल स्पिल हो सकता है, मरीन इकोसिस्टम को डैमेज कर सकता है, तो इसका भी मैंने एक 150 वर्ड्स में क्रिस्प आंसर दे दिया है, यू कैन गो थ्रू इट।
उसके बाद आज का क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द चेंज इन स्पेशल पैटर्न ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। जैसे कि अभी ये क्या हो रहा है, जैसे कि पहले की रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री का लोकेशन रहता था, बट अब कैसा हो गया है, मार्केट ओरिएंटेड हो गया है। तो इसमें क्या आएगा, आयरन एंड स्टील इज अ बेसिक इंडस्ट्री एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हिस्टोरिकली वॉज टाइड टू कोल एंड आयरन ओर अवेलेबिलिटी। मतलब ये रिसोर्स बेस्ड था, but globalization, transport and technology have relocated the plant to coast and market. Okay, तो इसके फीचर्स क्या है, क्यों ये हुआ, तो अपन देखेंगे 21st सेंचुरी में क्या हुआ, लार्ज प्लांट आ गए, emerging economies जैसे चाइना, इंडिया, रॉ मटेरियल एंड मार्केट ड्रिवन, डाइवर्स ड्राइवर्स ऑफ चेंज। तो ये चेंज क्यों हुआ, ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन, बल्कि कैरियर रिड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट, जैसे कि बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं किसमें, रॉ मटेरियल की यूज़ में, रिसाइकलिंग बूस्ट करते हैं। फिर है ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड, जैसे कि रॉ मटेरियल ग्लोबली सोर्स्ड है अभी, चाइना इंपोर्ट सोर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हब, मार्केट ओरिएंटेशन, स्टील डिमांड नियर द कोस्टल मेगा सिटी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल हब्स। फिर एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, शिफ्ट फ्रॉम लोकल टू इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड फर्नेसेस रिड्यूसेस कोल फील्ड डिपेंडेंसी। तो इसमें क्या है कंक्लूजन, जैसे कि आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं मैप। इसमें कंक्लूजन क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड फ्रॉम कोल बेस्ड इनलैंड क्लस्टर टू ग्लोबली नेटवर्क कोस्टल एंड मार्केट ड्रिवन हब्स। Transport is efficiency, raw material trade, and technology have transformed the location theory, making it the industrial and symbol of the global economic integration. ओके, इसका भी मैंने एक 150 वर्ड्स में क्रिस्प आंसर दिया है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर अपन जंप करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, डू यू अग्री दैट देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ओपनिंग न्यू शुगर मिल्स इन सदर्न स्टेट्स इन इंडिया, डिस्कस विद जस्टिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या आप एग्री है कि जो शुगर मिल का न्यू ओपनिंग हो रहा है तो वो ग्रो कर रहा है कहाँ पे, सदर्न इंडिया में, तो इसको विथ जस्टिफिकेशन एक्सप्लेन करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द इंट्रोडक्शन। तो सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है इंडिया वर्ल्ड का। तो ट्रेंड क्या है अभी, ट्रेडिशनली ये कहाँ था, इंडो गंगेटिक प्लेन में, जहाँ पे एलुवियल साइल अवेलेबल था, और वाटर भी ज़्यादा था क्योंकि शुगर क्या है, शुगर यानी शुगर केन, जहाँ से शुगर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। ओके, तो शुगर केन क्या है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। तो पहले ये कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ था, इंडो गंगेटिक प्लेन में, बट लास्ट 3 डिकेड शो मेजर ग्रोथ इन सदर्न स्टेट्स, जैसे कि महाराष्ट्र नाउ अकाउंट फॉर ग्रेटर दैन 35% ऑफ शुगर प्रोडक्शन। तो साउथवर्ड शिफ्ट का ट्रेंड जो है वो अभी देखेंगे, इंडिकेटर्स क्या है। तो शुगर प्रोडक्शन शेयर ग्रेटर दैन 35%, 60% महाराष्ट्र अलोन है। ओके, जैसे कि साउदर्न स्टेट अगर पकड़े अपन, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से 60% महाराष्ट्र अलोन दे रहा है। फिर न्यू मिल सेटअप लिमिटेड ऑफन कोऑपरेटिव न्यूमरस स्पेशली इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। फिर केन प्रोडक्टिविटी 60 to 70, और उसमें क्या है 80 to 100। उसके बाद है रीजन्स ऑफ साउथवर्ड एक्सपांशन, क्या है रीजन्स, क्लाइमेटिक एडवांटेज है, लॉन्गर क्रशिंग सीजन मतलब 8 to 10 मंथ, और नॉर्थ इंडिया में कितना है 4 to 5 मंथ, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हायर सुक्रोज कंटेंट रहता है इसमें। फिर बेटर इरिगेशन, कैनाल वेर इरीगेटेड फ्रॉम कृष्णा गोदावरी बेसिन, ड्रिप इरीगेशन अडेप्टेशन। उसके बाद एक कोऑपरेटिव मूवमेंट सक्सेस, महाराष्ट्र पायनियर्ड शुगर कोऑपरेटिव, बेटर फार्मर पार्टिसिपेशन एंड कैपिटल मोबिलाइजेशन। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या है, मैकेनाइज हार्वेस्टिंग, एडवांस्ड क्रशिंग मिल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोर्ट्स में कोस्टल स्टेट फैसिलिटेट शुगर एक्सपोर्ट। फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्रेशर इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कैसा है, कंपटीशन फ्रॉम पैडी व्हीट रोटेशन, वाटर स्ट्रेस इन यूपी बिहार, क्योंकि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है तो वाटर स्ट्रेस जो रीजन है वहाँ पे इसको उगा नहीं पाएंगे अपन, उगा भी पाएंगे तो बहुत लेस क्वांटिटी में। फिर पॉलिसी सपोर्ट, लिबरल लाइसेंसिंग पोस्ट 1991, इंसेंटिवाइज फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये सब इसमें हेल्प किया है। इसमें भी आप स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। इम्प्लीकेशन क्या है, पॉजिटिव, रीजनल डाइवर्सिफिकेशन, सॉरी रीजनल डाइवर्सिफिकेशन, रूरल एम्प्लॉयमेंट, इथेनॉल ब्लेंडिंग बूस्ट,
और चैलेंजेस क्या है, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन होता है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन में बोरवेल से अपन पानी निकालेंगे और ड्रिप के थ्रू इधर उधर देंगे, तो इसमें भी ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन होगा। फिर मोनोकल्चरल रिस्क है कि एक ही क्रॉप अपन बार बार ले रहे हैं, प्राइस वोलेटिलिटी रहता है। कंक्लूजन में क्या आएगा, द शुगर ऑफ शुगर मिल इन साउदर्न इंडिया इज क्लियर ट्रेंड driven by higher cane productivity, longer crushing season, better irrigation and cooperative models. The pattern reflects a structural shift in India's agro-industrial geography through sustainability of water-intensive sugarcane in semi-arid and southern remains a concern. Okay, इसका भी मैंने 150 वर्ड्स का एक ये दिया है आपको, तो ये आप देख लीजिए। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। और जैसे कि आपने देखा है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट था, प्लीज़ गो थ्रू प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो, जो कि 4 लेक्चर आ चुके हैं। और इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, और उसका लेक्चर आपको कल मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।